साथियों, आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो आपकी वीडियो है ये सामान्य हिंदी से संबंधित है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन मात्र एक सप्ताह के अंदर जो है होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है यहाँ पे सामान्य हिंदी की एक सीरीज बनाई है और ये ऐसी सीरीज है कि इस सीरीज के अंतर्गत आपको जो है संज्ञा से लेकर के अव्यय तक और देखा जाए रस छंद अलंकार के साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे आपको जो है वाच्य को और साथ ही साथ टेंस यानी काल से संबंधित क्वेश्चन और विराम चिन्हों को लेकर के बहुत सारे जो है यहाँ पे यूनिक क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो में इस सीरीज में अंत तक बने रहे तो आपको जो है आगामी जो पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका पूरी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी यूनिक क्वेश्चन है जिस टाइप के हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसका व्याख्यात्मक हल भी जानेंगे कि अगर इसके अगर अलावा भी इतर कोई क्वेश्चन आए तो उसे भी आप बड़े आसानी से कर पाएँ। सबसे पहले तो आप यदि जो है पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर पे विगत जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं उनके ऊपर यदि आप नज़र डालिएगा तो आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे कुछ सूचना बेस पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार रखना है कि आपकी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपकी 5 प्रकार की होती है। और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो आपको सर्वयास सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो वो आपका 6 प्रकार का होता है। ये अच्छे से आपको पता रहे। बाकी विशेषण, तो विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण भी आपका 4 प्रकार का होता है और आपका अव्यय का भी 4 प्रकार होता है। यानी विशेषण के भी 4 भेद हैं, अव्यय के भी 4 भेद हैं, संज्ञा सर्वनाम के 5, संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6। और यदि हम क्रिया की बात करें तो वास्तव में हमारी क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक, दूसरी अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो वो आपकी सकर्मक हो जाती है और जिस क्रिया के साथ कर्म न लगा हो वो अकर्मक। लेकिन आगे चल के सकर्मक अकर्मक के अलावा क्रियाएं भी देखा जाए तो आगे 6 प्रकार की इसके अलावा 6 प्रकार की होती हैं। जैसे आपकी सहायक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, बहुत सारी आपको इसमें हम लोग बात करेंगे। मतलब इसके अलावा 6 क्रियाएं आपकी होती हैं, जैसे नाम बोधक क्रिया है, सुमान बहुत सारी। तो चलिए हम लोग अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये आपको यहाँ से एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार रखना है क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, खास करके आपका यहाँ पर जो मैंने बात आपसे करी। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। मान लीजिए कोई सर्वनाम है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं या जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वही आपके सर्वनाम होते हैं। लेकिन कह रहा है कि यदि कोई सर्वनाम है तो उसके लिंग का पता किसके द्वारा चलता है कि आखिरकार वो सर्वनाम स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग। तो ध्यान में रखना है क्रिया के द्वारा दिया रहेगा, क्रिया कर्म कर्ता वचन। तो क्रिया के द्वारा, जैसे वह जाता है और वह जाती है, वह सर्वनाम है लेकिन वह जाता है लगा है, इसका मतलब वह जाता है लगा है, यानी वह यहाँ पर जो सर्वनाम है वह आपका पुल्लिंग का होगा। अगर वह जाती है तो वह आपका अगर देखा जाए तो वह फिर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो कहने का आशय है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता हम क्रिया से पता करते हैं। क्रिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि जो सर्वनाम है उसका वो मेल का है कि फीमेल का है। आगे देखिए, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कौन सा अव्यय है। अब देखिए बात होती है थोड़ी अव्यय की। अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका व्यय न किया जा सके, या अव्यय शब्द को ही हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि ऐसा शब्द जिसमें यानी जिसे आप जो है लिंग के आधार पे, यानी आप जो है लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे
आप जो है कोई भी उसमें भेद नहीं कर सकते, यानी कोई भी विकार उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि अव्यय भी आपका 4 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ कोई खड़ा है, कौन सा अव्यय है? कहता है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और निपात। निपात हो नहीं सकता। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य वाले, और इसके बाद समुच्चय बोधक का मतलब होता है जो दो वाक्यों को जोड़ दे, जैसे और हो गया, एवं हो गया, सुमान। यदि आपको कहा जाए और कौन सा शब्द है, भाई और एक अव्ययी शब्द है। और को आप नहीं बता सकते कि यह मेल है कि फीमेल है, कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो अव्ययी शब्द उसे ही, अव्ययी शब्द को ही विकारी शब्द न कह के अविकारी शब्द की संज्ञा दे, यानी अविकारी शब्द या अव्यय। तो यहाँ लेकिन आपका जो होगा, यहाँ कोई जो है यह संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यानी संबंध बोधक अव्यय। आगे है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? यदि कोई छंद है और उसमें जो प्रयुक्त अक्षर है उसे वर्ण कहते हैं, यानी छंद में प्रयुक्त होने वाला जो कोई अक्षर है वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण एवं मात्राओं की गेय व्यवस्था जो होती है, यानी वर्ण एवं मात्राओं की जो गेय व्यवस्था होती है, इसे ही देखा जाए तो छंद कहा जाता है। कहने का आशय वही, छंद में क्या होता है? वर्ण एवं मात्राओं का एक तरह से गेयता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब आगे है ऊष्म व्यंजन है, यानी ऐसा व्यंजन जिसके बोलने में जो है वायु के अंदर जो है यानी गर्मी जो पैदा, यानी ऊष्म का मतलब गर्मी से है, यानी ऐसा व्यंजन जिसे बोलने से मुंह के अंदर गर्मी पैदा हो, रगड़ पैदा हो, तो वो आपका कहता है य, बड़ा स, प और आपका ट है। तो यहाँ पे आपका बड़ा स, छोटा सा, खटकोण स, और ये जो वर्ण है आपके, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपके आते हैं, आप जानते भी हैं। अब देखिए आगे, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है? ये परीक्षा में आपसे पूछा गया कि ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है? तो ध्यान में रखना है, जो आपका स्वर होता है ना, यह स्वर के प्रकार के अंतर्गत आपका आता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे और जिस स्वर को बोलने में, जैसे आप अ बोल रहे हैं, यह ह्रस्व स्वर है। अगर आपने आ बोला तो इसका दूना समय लग रहा है, 2 गुना, इसलिए यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ह्रस्व एवं दीर्घ जो होते हैं ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। बाकी देखा जाए तो आपका संयुक्त स्वर भी होता है, जो 2 स्वरों के बनने से बनता है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये सभी आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी स्वर के प्रकार हैं। आगे, सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है में कौन सा अव्यय? यहाँ भी अव्यय की बात हो रही है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो आगे शब्द है यह भी संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे ना ही आपका विस्मय बोधक का अव्यय हो सकता है, ना ही आपका समुच्चय होगा, बल्कि आगे यह जो है संबंध बताने के लिए आया है। सीता के आगे रमा खड़ी है आपका संबंध बोधक अव्यय में आएगा। देखिए आगे है, बोतल में दूध बचा है में कौन सा कारक है? देखिए बोतल में दूध बचा है में कौन सा कारक है? देखिए अधिकरण। अधिकरण क्या करता है कि आधार को बतलाता है। यानी यहाँ देख रहे हैं, खास करके आपको पता है कि जहाँ पर में और पर लगा होता है वह आपका अधिकरण होता है। और आपको यहाँ अच्छे से तैयार रखना है कि वास्तव में कारक क्या है और कारक के हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या देखा जाए तो 8 होता है, और कारक के ऊपर भी हमने जो है पहले से यूनिक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हमने अव्यय को लेकर के, चाहे आपका अव्यय को लेकर के और क्रिया को लेकर के जितनी भी क्रियाएं हैं, और आपका देखा जाए तो काल को लेकर के, चाहे भूतकाल हो चाहे आपका वर्तमान काल के जितने भी प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों को लेकर के हमने जो है बहुत यूनिक वीडियो चैनल पे बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं जाके। तो बोतल में दूध बचा है में की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिकरण हो रहा है। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है। भाई जो सर्वनाम का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम से आशय है। आगे है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर, यानी जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, यानी ऐसी क्रिया जो भूतकाल से प्रारंभ होकर के अभी अभी समाप्त हुई हो, तो ऐसे में उस काल को क्या कहेंगे? देखिए क्रियाओं के द्वारा ही हमें जो है काल का पता चलता है। तो कहता है कि भाई क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो वो सामान्य भूत होगा, वो सामान्य भूतकाल कहा जाएगा। कि आसन्न भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। देखिए पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है जहाँ पे भूतकाल
में कोई भी काम यानी कंप्लीट हो चला, जैसे वह पढ़ चुका था, या इसी में होता वह पढ़ चुका था। अब अपूर्ण भूत का मतलब कि जैसे आपका वह पढ़ रहा था, इस तरीके से अभी लग रहा है कि अभी भी भूतकाल में काम अपूर्ण है, तो अपूर्णता में है। सामान्य भूतकाल का मतलब वह पढ़ता था, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे होगा आसन्न भूत, जब जो है कोई क्रिया भूतकाल से शुरू हो और जा करके भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी वर्तमान में ही समाप्त हुई हो, तो भूत से आप वर्तमान की तरफ जब बढ़ते हैं तो वही आपका आसन्न भूत होता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि भूतकाल के जितने भी प्रकार हैं, भूतकाल के जितने भी काइंड्स होते हैं, इन सभी काइंड्सों के ऊपर मैंने बहुत ही यूनिक वीडियो बना रखी है। आप जाके उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद आप यूं कहेंगे कि नहीं, वास्तव में किसी ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया हुआ, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपके पास। आगे है स्वर रहित व्यंजन। देखिए ध्यान में रखना है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। देखिए भाई, एक कह रहा है कि ऐसा व्यंजन जो स्वर रहित है, यानी उसमें स्वर का प्रयोग, स्वर के सहारे वो नहीं बोला गया है, और एक ऐसा व्यंजन है जो स्वर रहित है और स्वर सहित है, यानी स्वर से बोला गया है। तो इन दोनों के मेलों से जो उत्पन्न होता है साथियों, वो उत्पन्न होता है, उसे ही कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे आपने देखा होगा कि वर्णमाला में हमारे 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, एक छत्री छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। ये 4 संयुक्ताक्षर हैं जो पहले जो है स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे आपको मान लीजिए त्र बनाना है, तो त्र में क्या होता है, आधा त लिखते हैं, यानी यहाँ पे हम एक हल दे देते हैं त, और फिर इसके बाद पूरा र लिखते हैं, तो जाके बन जाता है त्र। यानी यह स्वर देखा जाए तो यह त जो है स्वर रहित है आपका व्यंजन, और यह र क्या है, स्वर सहित व्यंजन है। इन दोनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बन रहा है। तो इस तरीके से आपका ये चीज जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे कहता है भाई कि विशेषण की कौन सी अवस्था, आपको बताना है कि निम्न में विशेषण की कौन सी अवस्था है। जैसे एक शब्द लिया गया है, एक वाक्य है, करेला कड़वा है, तो यहाँ पे कड़वा के ऊपर अंडरलाइन लगाई गई है और ये कह रहा है कि करेला कड़वा है। यहाँ जो कड़वा शब्द है यह आपका विशेषण शब्द है, लेकिन यह किस अवस्था में, तो वास्तव में देखिए जो विशेषण जो होता है ना, वो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही होता है। बशर्ते आप देखेंगे तो विशेषण की जो है 3 कैटेगरी होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है मध्यमावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। तो यानी यहाँ पर जो कड़वा शब्द है यह आपका मूलावस्था में, करेला कड़वा है, यहाँ कड़वा जो है वो यहाँ पे जो विशेषण है यह अपनी मूलावस्था में है, यानी पहली अवस्था में है। और आपको पता होना चाहिए कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। आगे है एक छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए कोई छंद कह रहा है कि एक जो छंद होता है उसके आपके 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। तो 4 चरणों में आपका छंद बटा होता है, ये आपको अच्छे से पता रहे। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। देखिए जो रस होते हैं, काव्य की शोभा जो, यानी कहने का मतलब रस का संबंध किस धातु से है, तो देखिए श्री धातु से है, यानी रस का संबंध श्री धातु से होता है। और श्री माने होता है बहते जाना, श्री माने होता है, श्री धातु का मतलब है, श्री का अर्थ है बहते जाना। तो याद रखना है रस का संबंध किस धातु है से है, तो श्री धातु से। आगे आज दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया विशेषण अव्यय, ध्यान देना। अब यहाँ पे अंडरलाइन लगा, आज दिन भर वर्षा होती रही में दिन भर पे अंडरलाइन है और पूछा जा रहा है दिन भर ये क्या है। तो भाई वास्तव में आज दिन भर वर्षा होती रही, तो यहाँ वर्षा होती रही जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है, या उसे ही। अब यहाँ बात हो रही है कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए वास्तव में दिन भर जो शब्द है यह अव्यय है आपका, यह एक अविकारी शब्द है, ठीक है। यानी इसे आप मेल फीमेल के बेस पे इसमें कोई दोष नहीं निकाल सकते। दिन भर आपका अव्ययी शब्द है, दिन भर अव्ययी शब्द है, तो यह, लेकिन यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह आपका क्रिया विशेषण अव्यय। तो आज दिन भर वर्षा होती रही में दिन भर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय आपका है।
आगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका एक क्योंकि यहाँ पे त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पे आपका जो है अनुप्रास अलंकार। आगे है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का रूप होगा। अब मैं खाता हूं में मैं खाता हूं को कर्मवाच्य में, पहली बात तो ध्यान देना है वाच्य। तो वाच्य हिंदी में आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्ती वाच्य होता है जिसमें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे आप कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे आप कर्मवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में पूरे भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य होता है। यानी हिंदी में आपके वाच्यों की संख्या 3 प्रकार के वाच्य। लेकिन यहाँ कहता है मैं खाता हूँ, एक वाक्य दिया गया है, कहता है कर्मवाच्य का रूप जब ये लेगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये क्या होगा? मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो इसका जो कर्म मुझसे खाया जाता है, जैसे राम पत्र लिखता है, तो जब राम पत्र लिखता है यहाँ राम को प्रधानता दी गई है तो यह कर्तृवाच्य होगा। लेकिन राम के द्वारा या ऐसे कहा जाए पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है तो यहाँ पत्र को प्रधानता दी जा रही है, यानी पत्र आपका कर्म है तो यहाँ पे कर्म को प्रधानता, इसलिए तो वही चीज है मुझसे खाया जाता है, यह होगा जो है मैं खाता हूं का आपका कर्मवाच्य का रूपांतरण एक तरह से। अब आगे मैं रोज पढ़ता हूं में क्रिया विशेषण का भेद है। देखिए मैं रोज पढ़ता हूं में क्रिया विशेषण का भेद है। अब यहाँ मैं रोज पढ़ता हूं, अब रोज पढ़ता हूं यहाँ जो आया है इसमें कहता है क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता क्या बतला रहा है? रोज बतला रहा है। अब इसे कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये, कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कि कालवाचक क्रिया विशेषण है, कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो वास्तव में ये कालवाचक यानी रोज पढ़ता है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी मैं रोज पढ़ता हूं में आपको बताना है क्रिया विशेषण का ये कौन सा भेद है, तो ये कालवाचक भेद है, क्रिया विशेषण का कालवाचक भेद के अंतर्गत आएगा। यानी यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? देखिए चौपाई के हर चरण में जो है आपकी 16 मात्राएं होती हैं। यदि हम बात दोहे की करें तो दोहा छंद में क्या होता है कि दोहा भी एक छंद है, चौपाई भी एक छंद है। तो दोहा में क्या होता है कि पहले और आपके तीसरे चरण में देखा जाए तो 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो चौपाई के हर चरण में 16 मात्रा होती है। काली घटा का घमंड घटा में आपका यमक अलंकार है। कारण है कि भाई जब कोई शब्द 2 या 2 से या जब कोई शब्द 1 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, यहाँ काली घटा, इस घटा का अर्थ अलग है और इस घटा का अर्थ अलग है। काली घटा का घमंड घटा, तो कहने का आशय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? कोई भी वर्ण है तो वर्ण का 2 ही भेद होता है, एक आपका स्वर होता है और एक आपका व्यंजन होता है। स्वरों एवं व्यंजनों को मिला के ही आपकी वर्णों के मेल से ही वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला के 2 ही भेद हैं आपके। ठीक है। यह मेरी पतंग है, कह रहा है यह मेरी, ध्यान देना, यह मेरी पतंग है में मेरी को अंडरलाइन किया गया और कहा जा रहा है कि यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसकी वजह से जो है निश्चितता प्रकट हो रही है कि यह मेरी पतंग है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह आएगा। और आपको सर्वनाम के भेद भी अच्छे से पता होने चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आगे है, कहता है धातु कहते हैं। किसे धातु कहा जाता है भाई? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसे ही आपका जो है क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। धातु क्या है भाई? क्रिया का मूल रूप है। आगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अभी आपने देखा भूतकाल, तो जो भूतकाल के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की संख्या जो है आपकी 6 होती है। अच्छे से याद रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि भूतकाल के ऊपर मैंने जो है बहुत ही यूनिक वीडियो बना रखी है। इन 6 के बारे में बहुत विशेष जानकारी मैंने वहाँ पे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आगे है य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए ये य, र, ल, व ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें आप अंतस्थ व्यंजन की संज्ञा देते हैं। ये अंतस्थ में आते हैं। ठीक है।
और उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ कह रहा है कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कर्ता। ये वास्तव में कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली यानी उसने यानी ने आपका है, ने को से, यानी आपको अच्छे से मालूम है कि कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है। तो यहाँ उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है। देखिए कर्म कारक हो नहीं सकता, संबंध है नहीं, अधिकरण हो नहीं सकता, निश्चित रूप से आपका कर्ता कारक होगा। विशेषण किस शब्द की विशेषता, यानी ये कह रहा है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं। कह रहा है संज्ञा, क्रिया, वचन, कारक। अगर संज्ञा रहेगा तो संज्ञा को टिक मारेंगे, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ दिया है तो दोनों को टिक करेंगे, क्योंकि संज्ञा और देखिए वास्तव में विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। हालांकि यहाँ 4 विकल्प है, संज्ञा है, क्रिया है, वचन है, कारक है, संज्ञा को टिक कर देंगे। आगे है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए कर्म के आधार पे यानी ऑब्जेक्ट के आधार पे देखा जाए तो आपकी क्रियाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, एक आपकी सकर्मक और एक अकर्मक, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कर्म के आधार पर आपकी जो क्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं, सूर्योदय में कौन सी संधि है। देखिए सूर्योदय आपका पहली बात तो यह है आपकी स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में भी देखिए सूर्योदय को कहेंगे तो सूर्य धन उदय, यानी अ में ओ जब ऊ को जब मिला रहे हैं तो ओ की मात्रा बन रही है। कहने का मतलब आपका ये गुण संधि है, यण हो नहीं सकता, वृद्धि भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। दीर्घ में 2 समान स्वर मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो है स्वर संधि का बहुत ही यूनिक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, आप एक बार जाके तो देखिए। वास्तव में मैंने स्वर संधि, स्वर क्या है वहाँ से लेकर के और जितनी स्वर संधि का प्रकार है, मैं दावा करता हूँ कि आप एक बार अगर उसको पढ़ लिए तो फिर गणितीय टर्म वहाँ पे बतलाया गया है, आप उसके बाद एकदम संधि में कोई डाउट हो ही नहीं सकता, स्वर संधि में कोई डाउट नहीं आपका होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो गुण सूर्योदय में गुण संधि है, ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदी में जो वाच्य होते हैं यानी जो वायस होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, यानी कर्तृवाच्य जहां कर्ता को प्रधानता देते हैं, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, 3 प्रकार। सज्जन शब्द में कौन सा समास है। देखिए कहता है कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व दिगु। देखिए सज्जन में पहली बात द्वंद्व नहीं हो सकता, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, तो सज्जन में आप देख रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, द्विगु में संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है। ये वास्तव में कर्मधारय समास में जो सज्जन है वो वास्तव में कौन सा समास है, कर्मधारय। कभी कभी जब ऐसे डाउट आपके पास आए जहाँ पे 4 आपके पास विकल्प दिए गए हों तो उनमें यदि आपको डायरेक्ट उसका आंसर न आता हो तो सबसे पहले आप ये देखा करिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे अगर आप सज्जन को देखना चाह रहे हैं तो आपका द्विगु के पास जाएंगे, संख्यावाची, भाई सज्जन में कहीं संख्या दिख रही है, नहीं, द्वंद्व हो नहीं सकता, द्वंद्व है नहीं, तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है, कहीं दिख नहीं रहा, निश्चित रूप से कर्मधारय आपका होगा। देखिए परमार्थ की देखिए समास के ऊपर भी, समास पर भी मैंने जो है अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना रखी है, समास को भी आप जाके अलग अलग समासों के ऊपर मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है भाई, परमार्थ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परम धन अर्थ मिल करके परमार्थ हो जाएगा और परम का अ और इसका अर्थ का अ मिलके आ, यानी देखा जाए तो यह दीर्घ स्वर संधि भी है और लेकिन इसका जब विच्छेद करेंगे तो परम धन अर्थ होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए राजपुत्र, जाहिर सी बात है राजपुत्र, यानी देखिए राजपुत्र की बात है तो इसमें देख रहे हैं कि आपका राज और राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो देखा जाए तो राजपुत्र में यहाँ पे आपका द्वंद्व का मतलब होता है जिस द्वंद्व होगा नहीं, यहाँ पे आपका राजपुत्र है तो राजपुत्र का मतलब होता है राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो ये आपका का की के है, यानी इसमें देख रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तत्पुरुष, क्योंकि राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, तो आपका यहाँ पे विभक्ति का लोप हो गया, इस नाते से आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। आगे है आम खाया जाता है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। देखिए आम खाया जाता है, ठीक है,
तो आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे आपका आम खाया जाता है, यानी खाए जाने को वरीयता दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आम खाया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए, जो दोहे का ठीक उल्टा, दोहा का ठीक उल्टा आपका सोरठा होता है, तो सोरठा जो होगा पहले 11-11 मात्रा है, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, और दूसरे और चौथे में 13। दोहे का उल्टा सोरठा। ठीक है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। अब देखिए, सीता सो रही थी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रही थी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रही थी। तो जब भी रही थी रहेगा आपका, तो पहली बात तो ये भूतकाल होगा, लेकिन यह अपूर्ण भूत है, यानी भूतकाल में काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब सीता सो रही थी। ठीक है, तो कहता है सामान्य भूत हो नहीं सकता, पूर्ण भूत नहीं है। अगर यही रहता कि सीता सो चुकी थी तब हो जाता। अपूर्ण भूत यह है, निश्चित रूप से संदिग्ध भूत आपका नहीं है। ठीक है, तो यह जो है रहा है, रही है, रही, रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे आएगा, तो वो आपका अपूर्ण भूत में आएगा। आगे करुण रस का स्थायी भाव, रस को आप जाके अच्छे से देख के एग्जाम में जाइएगा, पूरे रसों को खास करके आप देख लेंगे। जो है श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपका रति होता है। यह करुण रस का अस्थाई भाव सुख। सभी जो है आप जो है रसों के अस्थाई भाव को आपको अच्छे से देख के परीक्षा में जाना है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कौन तालव्य है, यानी जिसमें जिसको बोलने में हम तालु का प्रयोग करते हैं, अपने तलवे का यूज करते हैं। ट नहीं, प नहीं, बड़ा स है और क है। तो जो बड़ा स है आपका, जो बड़ा स होता है, यह आपका तालव्य होता है, यह तालु की सहायता से बोला जाता है। आगे कौन सा वर्ण अघोष है? देखिए, जब हम अघोष की बात करते हैं, यानी ऐसा वर्ण जिसको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो कम झंकृत होती हैं, जिसमें अधिक झंकृत होंगी वो घोष में हो जाएगा। तो देखा जाए तो वास्तव में आपका जो पहला वर्ण होता है, उसके बाद दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष में आता है। जैसे यहाँ पे क, ग, घ, ज है, तो यहाँ क आपका जो है वो अघोष में आएगा। ठीक है, क आपका अघोष में आएगा। ठीक है, फिर है प्रेरणार्थक क्रिया, गिरना, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। देखिए, क्रियाओं में क्या होता है कि जब यहाँ पे ध्यान देना कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो यहाँ सुनाना जो है वह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। सुनाना, सुनवाना, ऐसा। ठीक है ना, सुनवाना अब आपका जो है अगला अलग हो जाएगा, दूसरी प्रेरणार्थक। देखिए, प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे सुनाना और सुनवाना। ठीक है, अब विराम चिन्हों में आपको ध्यान में रखना है। विराम चिन्हों से हमेशा एक क्वेश्चन आपका बनेगा, खास करके अल्प विराम और अर्ध। देखिए, अल्प विराम में क्या होता है, बहुत जो है बहुत कम समय तक रुकते हैं, जिसे आप यहाँ पे जिसे आप कामा का प्रयोग करते हैं। ये कामा का जो निशान होता है, जिसे आप ये कहते हैं, ये आपका अल्प विराम होता है। अर्ध विराम में क्या होता है, या देखिए ये पूर्ण विराम, खड़ी पाई। अब पूर्ण विराम है और इसके जब आधा जब समय देते हैं तो हमारा होता है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में क्या होता है, कामा के ऊपर एक बिंदु लगा होता है, तो अर्ध विराम यानी आधा। पूर्ण विराम ये एक खड़ी पाई आप देते हैं कंप्लीट, और अल्प विराम का मतलब होता है कामा। और एक आपको अच्छे से समझना है इन्वर्टेड कामा, जिसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। जब कोई वक्ता किसी बात को कहता है उसे ज्यों का त्यों हम लिखते हैं, तो उसे हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं, यानी यूं कहने का मतलब इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। एक जब बीच में जो छोटी लाइन देते हैं, जैसे माता हो गया और आपका पिता हो गया, तो ये करते हैं, तो बीच में हम एक चिन्ह देते हैं जिसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो खास करके योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, जितने भी हैं आपके विराम चिन्हों से संबंधित चीज़ें, विराम चिन्ह को लेकर के मैंने एक शार्ट वीडियो भी डाल रखी है, आप वहाँ जाके उस शार्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो है विराम चिन्ह कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। खास करके यहाँ पे जो मैंने 4-5 विराम चिन्हों को लिया है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह, ये ऐसे 5 हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे रिपीट किए हैं परीक्षाओं में। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ
कि वीडियो आप सभी को काफ़ी काम का होगा और आप इसे ज़रूर पसंद किए होंगे। और साथियों, यदि आप परीक्षा में जाएं तो इससे पहले आप एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पुलिस भर्ती परीक्षा में साथियों आपका बनने वाला है। साथियों, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए कुछ तत्काल बहुत जल्द से जल्द जो है हर विषयों को लेकर के जितना हमसे हो सकता है हम आपके लिए जो इस तरीके की सीरीज जो है दे पाएँ। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।